Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. और today's topic is critical appreciation of ode on immortality. Immortality का मतलब होता है लाफानी चीज़ जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली हो, एंडलेस। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोइम है और ये पोइम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और ये भी उनके हमने जितने भी उनके पोइम्स पढ़े हैं वो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में है। मतलब तो हम उनको जो है ना एक चाइल्डहुड पोइट भी कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को, क्योंकि वो अपनी सारी पोइम्स में अपनी जो पुरानी मेमोरीज होती हैं ना उनको रिमेंबर करते हैं, उनको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। तो इस पोइम में भी उन्होंने यही चीज़ें डिस्कस की हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम। ओड ऑन इमॉर्टैलिटी इज़ अ फेमस पोइम कंपोज्ड बाय अ फेमस रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ये बहुत ही मशहूर पोइम है और उन्होंने इसे कंपोज किया है। द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस ओड इज़ ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये जो है ना इस पोइम का पूरा नाम है, लेकिन इसको शॉर्टकट जो है ओड ऑन इमॉर्टैलिटी कहते हैं। ओड जो है गज़ल को कहा जाता है। मतलब गज़ल का मतलब कोई ऐसी पोइम होती है जो कि किसी ख़ास चीज़ के बारे में सारी तारीफ, उसी के बारे में सारी बात की जाए, उसी चीज़ को एलेबोरेट किया जाए, उसी चीज़ को जो है एग्जैगरेट करके बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाए। जैसे कि हमने जॉन कीट्स की ओड्स पढ़े हैं, ओड ऑन अग्रेशन, ओड टू ऑटम पढ़ा है, ओड टू नाइटिंगेल पढ़ा है, कि वो एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बयान करते हैं। तो इसमें जो है हर चीज़ को जो है इमॉर्टैलिटी के जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया गया है इस पोइम में। वाइल अदर नेम्स में इंक्लूड ओनली ओड और ग्रेट ओड। इसके अलावा इसको जो है ओड के नाम से भी जाना जाता है या ग्रेट ओड के नाम से भी जाना जाता है। द पर्टिकुलर ओड अपीयर्ड इन अ पोएटिक कलेक्शन इन टाइटल्ड पोइम इन 1814। कि ये जो ओड था, ये जो पोइम थी, ये इसको जो था उसकी पोएटिक कलेक्शन की पोइम्स में 1814 में ऐड किया गया था। हाउएवर वर्ड्सवर्थ कंप्लीटेड अ पार्ट ऑफ द पोइम इन 1802 एंड सेंट इट टू हिज फ्रेंड एस टी कॉलरिज। अब हमने ये भी पढ़ा है कि एस टी कॉलरिज जो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और विलियम वर्ड्सवर्थ जो भी पोइट्री करते थे वो उनको डेडिकेट करते थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब इस पोइम का जो फर्स्ट पार्ट 1802 में कंप्लीट किया तो वो अपने एस टी कॉलरिज फ्रेंड को जो था वो सेंड कर दिया। हु इज़ रिस्पॉन्स रॉड डिजेक्शन एंड ओड। और उन्होंने इसके जवाब में, इसके रिस्पॉन्स में एक पोइम लिखी डिजेक्शन एंड ओड, जिसका नाम है, वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी वाले उसको पढ़ते हैं। तो उसमें जो है ना डिजेक्शन एंड ओड जो पोइम जो थी ना वो उसने इसके जवाब में लिखी। द ओड इज़ जस्ट अ पोजिशन ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ईच डीलिंग विद द हिस्ट्री ऑफ नेचर फ्राम डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ द एज। कि ये पोइम जो है ना एक मुख्तलिफ लम्हात के बारे में है। मतलब नेचर जो होती है वो तो सेम रहती है, मतलब चाँद हो गया, सूरज हो गया, सारे हो गया, आसमान हो गया, मौसम हो गए, वो तो ये एक जैसे यानी आते जाते रहते हैं लेकिन सेम रहते हैं, यानी नेचर नहीं बदलती। लेकिन क्या है कि इंसान का उसको अपनी एज के साथ साथ उसको देखने का, उसको जज करने का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब बचपन में हम नेचर को किसी और तरह से लेते हैं, जैसे ही जवान होते हैं तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता जाते हैं, और जैसे जैसे हम मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं या फिर ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो हमारे जो है पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते जाते हैं। तो समरी करते हैं इस पोइम की क्या है। द पोइम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मोमेंट्स और फेजेस ऑफ लाइफ। के इस पोइम को जो है ज़िंदगी के जो 3 मराहिल होते हैं उसमें तकसीम किया गया है। द पोइम बिगन्स विद द स्पीकर रिग्रेटिंग एंड मोर्निंग द डिप्राइवल ऑफ हिज यूथ। अब क्या है कि पोइम का जब बिगनिंग होती है, स्टार्ट होती है, तो जो शायर है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, पछता रहा है अपनी जवानी के खो जाने पर, अपनी जवानी के गुजर जाने पर। एंड हिज डीप कनेक्शन विद रिलम ऑफ नेचर, उसको जो है और इसका अपनी फितरत के साथ, नेचर के साथ जो रिलेशन है, उसकी जो अटैचमेंट है, उसको भी बयान करता है। द पोएट ट्राइज टू पीप इनटू द मेमोरीज ऑफ पास्ट। अब जो पोइट है वो अपनी पास्ट की मेमोरीज जो हैं, उसकी माजी की जो यादें हैं, उनमें खोना चाहता है। बट द थिंग्स विच आई हैव सीन नाउ आई कैन सी नो मोर। लेकिन वो जो इस बात पे पछता रहा है, अफसोस कर रहा है कि वो कहता है कि जो चीज़ें मैंने पहले देखी थी वो अब मुझे देखने को नहीं मिलती। हालांकि वो देखे उसके देखा जाए तो नेचर तो सेम है, लेकिन क्या है कि अब उसको उस तरह से समझ नहीं पा रहा, उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पा रहा जैसा कि एक बच्चा देखता है। देखिए, फॉर अ मोमेंट द स्पीकर बिकम्स हैप्पी ओवर हिज करंट फीलिंग्स फॉर द नेचर अराउंड हिम। एक लम्हे के लिए जो स्पीकर है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने इर्द गिर्द की नेचर को देख के, उसको महसूस करके। बट देन इट फेड्स अवे इन द मिस्ट ऑफ डिस्पेयर व्हेन द स्पीकर फाइंड समथिंग मिसिंग दैट ही कैन नॉट फाइंड। फिर वो अचानक से जो है कुछ मायूस हो जाता है, अपने आसपास कुछ ढूंढने लगता है और वो उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ मिस कर रहा है, कुछ कुछ किसी चीज़ की कमी है।
किस चीज़ की कमी है? उसके चाइल्डहुड की कमी है, क्योंकि जब कोई इंसान जब बच्चा होता है ना, छोटी एज में होता है, तो वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, हर ईच एंड एवरीथिंग जो है ना उसको एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम मैच्योर होते जाते हैं, तो हमारी जो इंटरेस्ट होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, और हमारे जो इमेजिनेशन होती है वो भी चेंज होती जाती है, हमारी सोचें जो है वो बदलती जाती हैं। In the sixth stanza, the poet claims that we have come not from earth but from the natural heaven that can only be realised in our childhood. वो कहता है कि हम जो है इस ज़मीन पे नहीं आए, बल्कि हम तो जन्नत से उतर के आए हैं। और ये जो है, और ये वो उसकी जो सही इंजॉयमेंट है, सही जो उसको इंजॉय कर सकते हैं वो बच्चे कर सकते हैं, बचपन की ज़िंदगी में कर सकते हैं। एज वी ग्रो अप आवर हेवन इज़ रिप्लेस्ड विद अर्थ। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जो जन्नत होती है वो ज़मीन के साथ रिप्लेस हो जाती है, इंटरप्लेस हो जाती है, चेंज हो जाती है। डैट लेक सम ऑफ द नेचुरल ब्यूटी, और जिसमें इतनी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी नहीं पाई जाती, डैट वॉज ओनली फाउंड विद इन आवर चाइल्डहुड, जो कि सिर्फ हमारी बचपन में पाई जाती है। द कोर प्रॉब्लम ऑफ द पोइट इज हिज इनएबिलिटी टू फाइंड द बेटिविस्ट फीलिंग्स caused by his memory alive, caused by the beauty of nature at his early age। अब असल मसला पॉइंट के साथ ये है कि वो जो चीज़ें अपनी अर्ली एज में, अपने चाइल्डहुड में जो था फील करता था, महसूस करता था, ऑब्ज़र्व करता था, वो अब इस एज में आके जो है वो ऐसा करने में नाकाम रह रहा है। वो हर चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहा, हर चीज़ को जो है वो उस तरह से नहीं देख पा रहा जैसा कि वो पहले देखता था। दिस इज़ हाउ द पोएट इज़ सॉरी बट ही गेट्स द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कीपिंग हिज मेमोरी अलाइव। लेकिन फिर वो कहता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है कि मैं किस तरह से अब वो यानी उन चीज़ों को वापस पा सकता हूँ। वो कहता है कि मैं अपनी मेमोरीज में चला जाता हूँ, मैं अपने पास्ट में चला जाता हूँ, मैं अपनी जो है ना यादाश्त को रिकॉल करता हूँ, तो फिर वो चीज़ें जो है ना मुझे उसी तरह से महसूस होंगी। दिस इज़ हाउ द पोएट इज़ गोइंग टू रिवाइव हिज मॉर्टल जॉय ऑफ द इमोर्टेलिटी ऑफ नेचर। अब वो क्या है कि वो उसे पता है कि यानी जो नेचर है वो इमॉर्टल है, यानी ना ख़त्म होने वाली है, लाफानी है। लेकिन वो कहता है कि मेरी जो खुशी है ना वो कभी बिल्कुल जो है टेम्परेरी है, बिल्कुल आर्जी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो फिर उसको जो है वो उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। थीम्स, दिस इज़ अ लार्ज पोएम सो इट कैरीज अ वैरायटी ऑफ थीम्स। ये इसकी पोएम की जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी लेंथी पोएम है, तो इसलिए इसमें थीम्स भी ज़्यादा हैं। सिंस द पोएम इज़ अबाउट द टॉपिक ऑफ इमोर्टैलिटी, इसका जो मेन थीम है, जो मेन टॉपिक है वो इमोर्टैलिटी है। द फर्स्ट एंड ऑब्वियस थीम इज़ द सोल्स इमोर्टैलिटी। सबसे पहले वो रूह की इमोर्टैलिटी की बात करता है। द स्पीकर हैज़ अ फेम बिलीफ इन द इमोर्टैलिटी ऑफ द ह्यूमन सोल। स्पीकर जो है वो इस बात पे पुख्ता यकीन रखता है, पुख्ता अकीदा रखता है कि जो इंसानी रूह होती है ना वो इमॉर्टल होती है, मतलब लाफानी होती है। मतलब हमारा जिस्म जो है ना वो, हमारे जिस्म में जो रूह है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं, हम पैदा होते हैं तो हम वो रूह के साथ ही पैदा होते हैं ना, हमारी सांस। लेकिन क्या है कि हमारी मौत के साथ जो है वो रूह जो होती है वो परवाज़ कर जाती है। तो हमारा तो यही मानना है। तो वो इसी तरह से जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि इंसान की जो रूह है वो इमॉर्टल है। इंसान का यानी जो जिस्म है वो तो मिट्टी का बना होता है, फिर दोबारा मिट्टी में जाके मिल जाता है, लेकिन जो रूह होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इट मीन्स द सोल एग्जिस्ट लॉन्ग बिफोर व्हेन वन इज़ बर्न। वो कहता है कि ये इंसान की पैदाइश से पहले भी मौजूद होती है, वजूद होता है इसका। एंड व्हेन वन डाइज वन सोल रिटर्न्स बैक टू इट्स इटर्नल प्लेस। और जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो ये वापस अपनी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ से ये आई होती है। व्हेन द पोएट reflects on his perception of nature in his childhood, he finds it different from charming because in his childhood his soul has newly arrived from heaven। अब वो कहता है कि मेरी जो रूह थी ना वो बचपन में जो थी ज़्यादा दिलकश थी, ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अब जो मेरी सोल है, अब जो मेरा स्पिरिट है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है चाइल्डहुड की निस्बत। वो उसका ये मानना है कि जो यानी बचपन की जो बंदे की रूह होती है ना वो ऐसा लगता है कि वो जन्नत से आया हुआ है, और वो खुद को जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता है, बहुत ज़्यादा जो है ना एक लकी पर्सन जो होता है ना वो फील करता है। Therefore, according to him, his childhood has experienced the heavenly pleasure for nature। तो इसके हम ये कह सकते हैं कि यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बचपन था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है, बहुत ज़्यादा उसने खुशियाँ, बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहा है, इस वजह से वो उसको इंजॉय करा। मतलब काफ़ी हमने पोइट्स ऐसे भी पढ़े हैं कि जिनकी चाइल्डहुड लाइफ जो होती है बहुत टफ गुजरी होती है, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुश्किलात देखी होती है, तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी चेंज होते हैं। लेकिन जो जैसा कि हमने विलियम ब्लेक को पढ़ा था, लेकिन ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनको चाइल्डहुड का अपना बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, तो मतलब इनका चाइल्डहुड जो था बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था।
द सेकंड थीम ऑफ दिस पोएम इज़ पेनफुल ग्रोथ दैट टेक्स द हेवनली प्लेयर अवे। अब दूसरा जो थीम इस पोएम का ये है, वो कहता है कि यानी जो जवानी होती है ना, इंसान की जो ग्रोथ होती है, इंसान की जो मेच्योरिटी होती है ना, वो उसकी हेवनली प्लेयर्स को उससे दूर ले जाती है। द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर कंसिडर टू बी मोर इंचेंटिंग दैन द मेमोरीज ऑफ एडल्टहुड। वो कहता है कि जो बचपन की जो यादें होती हैं ना, वो जवानी की यादों से ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, ज़्यादा जो है इंजॉय करने वाली होती हैं। श्योरली द चार्म इज स्टिल देयर फॉर एन एडल्ट बट अ चाइल्ड फाइंड्स एवरीथिंग मोर कलरफुल देन अ ग्रोन अप। वो कहता है कि एक इंसान जब बच्चा होता है ना, वो चीज़ों को ज़्यादा जो है कलरफुल वे में देख सकता है बनिस्बत इस वे कि जब कोई इंसान बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है, मेच्योर हो जाता है, तो वो इतनी अच्छी तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। एज सुन एज द स्पीकर ग्रू अप ही कुड नॉट फाइंड सेलेस्टिकल जॉय इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसी तरह से यही हाल जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का है कि वो कहता है कि जब मैं बचपन में था, जब मैं छोटा था, तो मैं नेचर को ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करता था, नेचर की ज़्यादा मुझे समझ आती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे जो है काफ़ी चीज़ें इसमें मिसिंग महसूस होती हैं। इतनी अच्छी तरह से मैं इसको ब्यूटी ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड और वॉच नहीं कर पा रहा। द थर्ड येट कंक्लूडिंग थीम ऑफ दिस ऑड इज डिविनिटी ऑफ नेचर। डिविनिटी जो है वैधानियत को कहते हैं, डैट इज लिंक टू पर्सन मेमोरी, कि अब नेचर का जो लिंक है इंसान की याददाश्त के साथ क्या है। द पोइट वांट्स टू जस्ट दैट श्योरली वन कैन नॉट रिलिश द चाइल्डिश डिविनिटी ऑफ नेचर व्हेन वन ग्रोज अप। अब वो कहता है कि यानी कोई इंसान जब बड़ा हो जाता है ना, तो वो अपनी बचपन की यादों को अपनी जो चीज़ें उसने बचपन में ऑब्जर्व की होती हैं, वो बड़ा होने के बाद उस तरह से नहीं देख पाता। बट ही कैन स्टिल कीप द डिविनिटी ऑफ नेचर अलाइव। लेकिन वो जो है नेचर को जो है उसी तरह में ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेचर जो है वही है, जो कुदरत जो है, जो ये कायनात जो है अल्लाह ताला ने बनाई है, और वो निज़ाम जो है उसको उसी तरह से चल रहा है। तो सारे सूरज चाँद जो है हर तरह अपने टाइम पे आते हैं, अपने टाइम पे जाते हैं। मौसमों का भी एक साइकिल है, वो अपने टाइम पे आते हैं, अपने टाइम पे जाते हैं। लेकिन क्या है कि इंसान जो है वो ग्रो करता है, इंसान का जो पीरियड है चाइल्ड, लेकिन इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो एक जो है पर्टिकुलर उसके टाइम पे जो है वो बचपन आता है, फिर बचपन से वो टीनेगर में चला जाता है, टीनेगर के बाद वो अपनी जवानी में आ जाता है, जवानी के साथ साथ एक उसकी मेच्योर एज आ जाती है, फिर उसके बाद वो ओल्ड एज में चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो हर चीज़ जो है अपने साइकिल पे चल रही है। तो देखिए, but he can still keep the divinity of nature alive by remembering the exact joy he used to claim when he looked at the grass illuminated through the sun when he was a child। लेकिन वो कहता है कि यानी अभी इस ग्रास को देख के, इस घास को देख के, जब इस पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं, तो मैं उसी तरह से जो है खुशी महसूस कर रहा हूँ, वही वाली जॉय महसूस कर रहा हूँ जो कि जब वो मैं बचपन में था, जब मैं बच्चा था, तो तब मैं महसूस किया करता था। तो ये सारी चीज़ें देख के वो लगता है कि जो नेचर है वो लाइव रहती है, नेचर जो है इमॉर्टल है, नेचर जो है कभी ना ख़त्म होने वाली है, एंडलेस है। तो इसके बारे में क्रिटिकल कमेंट्स हैं कुछ, यानी कि राइटर्स के, कुछ क्रिटिक्स के, कि वो क्या कहते हैं ओड ऑन इमॉर्टैलिटी के बारे में। वर्ड्सवर्थ ओड वाज मेट विद क्रिटिसिज्म एंड एप्रिसिएशन, कि इस पे जो था काफ़ी लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया था और काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ भी की थी। एज सून एज ही पब्लिश्ड इन हिज पोएटिक कलेक्शन, जैसे ही ये इसको पब्लिश किया गया था उसकी पोएटिक कलेक्शन की बुक में, आफ्टर few years of publication many contemporary writers turned against the Wordsworthian ode। तो बहुत से जो थे ना वो राइटर्स, बहुत से क्रिटिक्स ऐसे थे जो कि इसके मुखालिफ थे, इसके जो थे इसको वर्डवर्थियन ओड कहते थे। बेरन asserted that the poem lacked quality as compared to lyrical ballads। अब इसकी एक कलेक्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, लिरिकल बैलेड जिसका नाम है, तो वो उसकी निस्बत, वो बैरन का ये मानना है कि यानी उनकी अगर इस पोइम का मुवाजना उसके साथ किया जाए तो ये क्वालिटी में बहुत कम है, बहुत पीछे है, लो क्वालिटी की है। बेरन कॉल्ड इट एन इनोसेंट ओड। बेरन ने इसको जो कि फिर कह दिया कि ये एक मासूम मोड है, विदाउट अ डिटेल्ड मैटर, जिसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं दी गई। जॉन कीट्स फ्राम द सेकंड वेव ऑफ रोमांटिक पोइट्स वाज ग्रेटली मूव्ड बाय ओड, स्पेशली लाइंस फ्राम 140 टू 148। अब जो था जॉन कीट्स जो था वो एक रोमांटिक पोइट है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया हुआ है, इसके ओड्स पढ़े हैं, तो उसको तो ये पोइम जो थी ना ओड ऑन इमॉर्टैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। स्पेशली जो था वो 140 लाइन से लेकर 148 लाइन तक बहुत ज़्यादा उसको अच्छी लगी थी, फ़ैन हो गया था इसका। इन मॉडर्न टाइम द पोइम इज़ प्रेज्ड फॉर इट्स रोमांटिक क्वालिटीज़। और आज के ज़माने में देखा जाए तो इसको रोमांटिक क्वालिटी की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है, इसको पसंद किया जाता है। एडम सिस्मन कंसिडर्स द ओड एज वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ इन 2007। और एडम सिस्मन भी एक क्रिटिक हैं, उन्होंने 2007 में जो है इसको वर्ड्सवर्थ के बेहतरीन कारनामों में से एक कारनामा जो है वो कहा था।
इसके बाद फिगरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। द पोएम कैरीज अ वैरायटी ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस एंड फिगरेटिव लैंग्वेज टू इंक्रीज इट्स इंप्रेशन अपॉन इट्स रीडर्स। अब क्या है कि इसमें पोएम में बहुत सी लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज भी यूज़ की गई है ताकि रीडर्स जो हैं वो इसको ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ें, उन पर ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़े। देयर आर वेरियस प्लेस इन विच द पोइट हैज़ यूज्ड इंजमेंट्स एंड इंजमेंट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ अ पोइटिक लाइन। मतलब कोई ऐसी यानी कोई ऐसी लाइन, ऐसा वर्ड्स होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइन है वो भी कंटिन्यू है ऑन मल्टीपल लाइंस और काफ़ी लाइनों में। फॉर इंस्टेंस, टू मी द मीनेस्ट फ्लोर ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। द पोइट हैज़ यूज डिफरेंट मेटाफर्स टू हाइटन द पोइटिक एक्सेलेंस ऑफ पोइम। के पोइट ने जो है अपने इसको जो है पोइम को हाईलाइट करने के लिए काफ़ी मेटाफर्स यूज़ किए। मेटाफर्स जो है कंपैरिजन को कहते हैं। द मेटाफर ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम द ईस्ट एंड्स ऑन द वेस्ट। अब उसने जो है ये कहा है कि यानी ईस्ट एंड्स टू वेस्ट, ये किसको शो कर रहा है। सिमिलरली द राइजिंग ऑफ सन इज़ अ मेटाफर फॉर बिगनिंग ऑफ लाइफ। मतलब ईस्ट का मतलब यानी जब जहाँ सूरज थ्रू होता है ना तो उसका मतलब ज़िंदगी का आगाज़ है, मतलब हमारी बचपन की ज़िंदगी है। वेयर एज सनसेट इन द वेस्ट इज़ मेटाफर डेथ। लेकिन सनसेट का मतलब सूरज का गरूब होना होता है, वेस्ट का मतलब सूरज का गरूब होना होता है, तो फिर इसका ये मतलब है कि ये डेथ के लिए मेटाफर यूज़ किया गया है। देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। पर्सोनिफिकेशन के बारे में मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि पर्सोनिफिकेशन किसी गैर जानदार चीज़ को जानदार वाली खुसूसियात देना है। तो फिर इस पोएम में कौन कौन से पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द एड्रेसर्स कॉल्स अर्थ एज मदर एंड नर्स। अब जो है विलियम वर्ड्सवर्थ इस ज़मीन को मदर कहता है, नर्स कहता है। ही इज़ यूजिंग पर्सोनिफिकेशन। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। मदर एंड नर्स तो इंसान होते हैं ना, लेकिन वो अर्थ को कह रहा है, तो ये पर्सोनिफिकेशन कहलाएगी। Setting and imagery. The setting of this West poem is probably the English countryside in the season of spring. बाहर के मौसम में ये पोएम लिखी गई थी इंग्लिश countryside पे। There are numerous images helping readers to join the captivating memories of the poet. इसमें काफ़ी ज़्यादा images दी गई हैं जिससे हमें पोइट की माजी की यादों का पता चलता है। The images may include like of splendor in the grass, of glory in the flower. The rainbow comes and goes. Earth fills her lap with players of her own. Birds sing a joyous song. The soul that rises with us. इसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखते हैं पोइम का। द पोइम इज कंपोज्ड ऑफ 206 लाइन्स के 206 इसकी लाइनें हैं। देयर आर 11 स्टैंजाज इनसाइड द पोइम ईच वेरिंग फ्रॉम वन अनदर। और इसके 11 स्टैंजा है और सारे स्टैंजा एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। द पोइम इज फ्री वर्स। पोइम जो है फ्री वर्स में मतलब इसमें कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई। बट देयर इज़ नो स्पेसिफिक राइम स्कीम एंड पोइटिक मीटर। ऑल्थो इट्स फर्स्ट पार्ट फॉलोज द ABAB राइम स्कीम एंड iambic पैरामीटर, बट एज द पोइट फर्दर प्रोसीड द राइमिंग एंड रिदमेटिक पैटर्न बिकम्स अनकंसिस्टेंट। मतलब उसने स्टार्ट में तो कुछ लाइनें ऐसे थी कि जिनकी राइम स्कीम ABAB थी, लेकिन जैसे जैसे पोइम जो है आगे बढ़ती जाती है तो उसमें कोई राइम स्कीम नज़र नहीं आती। सच इनकंसिस्टेंसी इज़ ड्यू टू द चेंज ऑफ मूड फ्रॉम डिफरेंट मोमेंट्स इन द पोइम। वो इस वजह से है क्योंकि हर स्टैंजा में जाके, हर पोइम के पार्ट में जाके जो पोइट का मूड है वो चेंज होता रहता है, तो इस वजह से उसमें जो है एक तसलसल नहीं पाया जाता। इसके बाद कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ओड ऑन इमोर्टैलिटी एज वी कॉल इट इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग पोइम डेट लैंड्स अ कंसिडरेबल इंप्रेशन फॉर द लव ऑफ नेचर विदाउट द रिगार्ड टू वंस एज। अब इसमें ये जो पोइम है बहुत ज़्यादा मार्वलस है, बहुत ज़्यादा फेबुलस पोइम है उसकी विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती है। नेचर के बारे में बताती है, इंसान की ज़िंदगी के साइकिल के बारे में बताती है, और इंसान की ज़िंदगी का जो मरहला किस तरह से जो है वो बचपन से जवानी में आता है, जवानी से बुढ़ापे में जाता है, किस तरह से उसकी जो थिंकिंग पावर होती है वो चेंज होती जाती है, और किस तरह से उसकी जो थॉट्स हैं वो प्रोग्रेस करती हैं। सारी चीज़ें हमें इस पोइम में देखने को मिलती हैं। मज़ीद आपने इसके कंक्लूजन को एक्सपेंड करना है, 8 to 10 लाइन्स तक लेके जाना है, और मुझे वो एक पैराग्राफ बना के आपने सेंड करना है। आई होप सो कि लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह।